दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका जय हो स्टडी में। आर ओ 2021 एग्ज़ाम डेट्स बहुत जल्द 1-2 दिन में आ जाएंगी। निश्चित रूप से अक्टूबर में या उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। उसके पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होगा। इस वर्ष 2 बड़ी परीक्षाएं आपकी होंगी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आर ओ प्रीलिम्स। लेकिन आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं विशेषकर आर ओ की परीक्षा, इन पदों के बारे में, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के बारे में, विभिन्न अन्य जो यूपी पीसीएस के और अन्य उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं से जुड़े जो पद होते हैं उनमें तुलना, कैसे आप भली भांति तैयारी कर सकते हैं ऑफलाइन, क्या बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन तैयारी नहीं करना चाहते हैं। बहुत लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। किसी के पास इंटरनेट नहीं होता है, किसी के पास कुछ लोगों को आइज़ प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को इरिटेशन प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़्यादा नेट या ऑनलाइन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑफलाइन आपके पास क्या बुक लिस्ट या नोट्स रहनी चाहिए जिसको बार बार रिवाइज़ करें आप, तो आर ओ का एग्ज़ाम आपका ईजिली निकल जाए। इस वीडियो में हम प्रॉपर आर ओ के बारे में बात करेंगे। अन्य यूपी पीसीएस के बारे में भी अन्य स्ट्रेटजिकल वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए। इसके पहले कि मैं बता दूं कि आपको, चूँकि बता रहा हूं मेरा अनुभव क्या है, एक अच्छा खासा इतिहास रहा है हमारे इस चैनल का। इसके पहले टीसीएस जय हो इस चैनल का नाम था। तो एक अच्छा खासा इतिहास रहा है, अच्छा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सचिवालय और आयोग में इस समय कार्यरत हैं। तो सफल एक जो प्रयोग रहा हमारा, क्या हमने दिया उनको, किस तरह से उन्होंने उसको ग्रहण किया, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो आपको बना कर दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको मोटिवेशन के साथ ही, चूँकि पद के बारे में आप जानेंगे, आपको रणनीति से भी काफ़ी लाभ मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ, मेन पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा आपको। सबसे पहला सवाल जो आप ही लोगों के सवाल हैं उसका जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। सबसे पहला प्रश्न और जरूरी प्रश्न, मोटिवेशनल प्रश्न जो है, काफ़ी बच्चों ने पूछा सर क्या कारण है कि यूपी पीसीएस के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी आर ओ का एग्ज़ाम देते हैं। कुछ ऐसे पद हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी स्पेसिफिक पोस्ट का, हर पोस्ट का अपना महत्व होता है, लेकिन काफ़ी ऐसा है कि काफ़ी लोगों ने पीसीएस की जॉब छोड़कर आर ओ की जॉब ली है। तो उसके पीछे क्या कारण है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है आपको कि आर ओ का जो पोस्ट होता है, पहले इस पोस्ट के बारे में आप लोग जान लीजिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ऑफिशियल जॉब पसंद नहीं होती है, जिनको घूमना घामना बहुत पसंद होता है। तो अगर घूमना घामना आपको पसंद है, ऑफिशियल जॉब पसंद नहीं है, स्थायित्व तो पसंद नहीं है, घूमते रहना चाहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थातो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले व्यक्ति हैं, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप आर ओ में मत फंसिए फिर, क्योंकि ये पोस्ट जो है स्थायित्व वाली है, एक जगह जमने वाली पोस्ट है। लखनऊ में रहेंगे सचिवालय में, तो लखनऊ में ही होल लाइफ आपको ड्यूटी करनी है। वहीं पर आप आर ओ बनेंगे, फिर एस ओ बनेंगे, सेक्शन ऑफिसर बनेंगे। आर ओ का पद ही आपका गजटेड होता है, ठीक है, आप अधिकारी बनते हैं, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी बनते हैं। इसके बाद एस ओ का पद काफ़ी महत्व वाला पद होता है ये भी। इसके बाद विशेष सचिव तक आप जाओगे आराम से, एक एलाइड आईएएस आप बन जाओगे यहाँ पर। तो आईएएस बनने का सपना भी यहाँ से पूरा हो जाएगा आपका। शॉर्टकट एक आपके पास ये रास्ता रहता है। सैलरी अच्छी रहती है, कुछ एक्स्ट्रा कमाई के बारे में मत सोचिए, ये सब गलत चीज़ें हैं। समय समय के साथ आप देख रहे हैं किस तरह से लोग पकड़े भी जा रहे हैं, और ये सब पैसे फलते फूलते भी नहीं हैं। मैंने कई वीडियो में मजाक में कह दिया है कि बहुत ऊपरी कमाई है, लेकिन ये सिर्फ मजाक तक सीमित रखा करें आप लोग। मेरा हमेशा से ये रहा है कि जहाँ भी रहिए स्वच्छतापूर्ण, केवल शरीर के बाहर ही नहीं, शरीर के अंदर भी स्वच्छता रखिए। और सबसे ज़्यादा खुशी आपको तभी होगी जब आप बिना कुछ गलत किए विकास अपना कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कमाई कर सकते हैं, हालांकि उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन धन तो हर जगह एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता ही है ना। आप लोग भी जॉब चाहते हैं, सबसे पहले यही सोचते होंगे कितनी ग्रेड पे है, तो ये अछूता भी नहीं रह सकता है ना। कार्य के साथ साथ कमाई कितनी है ये भी जानने का आप लोग ज़रूर
प्रयास करते हैं, तो अच्छी खासी सैलरी है। इसके अलावा सुविधाएं ये हैं कि आपको मिल जाएगा रहने के लिए, अलाउंस मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो आप चाहो तो फ्लैट ले सकते हो जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, या फिर अलाउंसेस से कहीं किराए पे भी ले सकते हो। और निश्चित रूप से बहुत जल्द आप अपना घर भी बना सकते हो, क्योंकि कहीं इधर उधर जाना नहीं। जैसे पीसीएस में मैक्सिमम ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आपको हर 2-3 साल में अगर अधिकारी से पट्टी तो ठीक है, नहीं अगर पट्टी और परेशान किसी को आपने किया, ईमानदारी करेंगे तो परेशान तो करेंगे। ईमानदार से सब परेशान रहते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तब निश्चित रूप से बेईमान लोग परेशान होंगे, जुगत लगा के आपको वहाँ से भगाना चाहेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि 2-3 वर्षों में यहाँ से वहाँ आप घूमते रहते हैं। उससे बेटर ये रहता है कि आप एक जगह स्थायी अपनी जॉब कर सकें। फैमिली लाइफ है, सब कुछ आप सोच सकते हैं। यहाँ पे छुट्टी पर्याप्त रहती है, सुबह से शाम की नौकरी है। तो एक आप अपना शेड्यूल भी कोई भी अगर कुछ कर रहे हैं तो बना सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए भी योग वगैरह अपना कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं भली भात तरीके से। पीसीएस में अगर एसडीएम की जॉब को छोड़ दिया जाए, डिप्टी कलेक्टर की जॉब को अगर छोड़ दी जाए, तो बाकी की जो पोस्ट है उनमें और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में बहुत अंतर होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा। आप लोग भी पीसीएस देते हैं तो सिर्फ एक पद के बारे में सोचते होंगे, दूसरे किसी पद के बारे में नहीं सोचते होंगे। बाकी आपके मन में अगर कुछ और विचार है तो एआरटीओ और तमाम जॉब्स के बारे में भी लोग सोचते हैं। और हालांकि वो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि वो आप क्यों ऊपर एसडीएम के रखते हैं, हम उसका जवाब नहीं देंगे यहाँ पर। लेकिन रुतबे वाली पोस्ट, पर्याप्त पावर वाली पोस्ट एसडीएम की है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनसे आपका आरओ जो है ये बेटर है, और कई से तो फार बेटर है। आरओ के पद पर रहते हुए एआरओ भी बनते हैं तो 3-4 साल में आप आरओ हो ही जाएंगे। इसलिए मैं समीक्षा अधिकारी की ही बात करूंगा यहाँ पर। सहायक समीक्षा अधिकारी बनना बहुत सरल है। क्यों बनना सरल है? क्योंकि टाइपिंग ही आपको देना है, मेरिट लो जाती है इसकी, अक्सर पद खाली रह जाते हैं क्योंकि टाइप टेस्ट लोग पास नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जो योग्यता चाहिए ओ लेवल, वो ओ लेवल भी काफ़ी लोग नहीं मिल पाते हैं, इसलिए भी बाहर हो जाते हैं। तो एआरओ बनना काफ़ी आसान है आरओ की तुलना में। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों की मेरिट में। तो आरओ लेवल की तैयारी करेंगे तो एआरओ तो आसानी से बन ही जाएंगे आप, अगर आपके पास योग्यता है और आप टाइपिंग कर लेते हैं, टाइपिंग टेस्ट पास कर लेते हैं। तो एक बार पुनः दोहराऊंगा 2 पॉइंट्स। अगर आप फील्ड जॉब पसंद करते हैं, घूमना घामना पसंद है, तब ये पोस्ट आपके लिए ठीक नहीं है। ऊब जाएंगे, अलगाव उत्पन्न हो जाएगा आपके अंदर। मार्क्स में समाजशास्त्र विषय में हमने आपको अलगाव के बारे में बताया होगा कि एक ही तरह के कार्य। लेकिन एक मज़ेदार बात इसके साथ ये है आरओ के पद के साथ कि सरकार के स्तर पे जो भी योजनाएं बनती हैं वो शुरू ही आरओ करता है, आरओ ही उसकी ड्राफ्टिंग करता है। तो अगर कोई कार्यान्वित होती है योजना और उसकी तारीफ होती है पूरे प्रदेश भर में, तो आप उससे जुड़ाव अनुभव करेंगे कि ये योजना मेरे द्वारा ड्राफ्ट की गई थी। तो थोड़ा सा गौरवान्वित आप महसूस करेंगे कि प्रदेश लेवल पे हमारी ड्राफ्ट की हुई योजना चल रही है। इसके अलावा सरकार के स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं उनमें भी आरओ का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान होता है। आरओ से फिर आप एसओ बनोगे, एसओ से फिर विशेष सचिव तक आप जाओगे, अर्थात एलाइड आईएएस बनने का भी सपना आपका पूरा होगा। और प्रदेश स्तर पे आपकी अच्छी खासी जान पहचान होगी, अच्छे उच्च लेवल के अधिकारियों से जान पहचान होगी, कोई काम आपका रुकेगा नहीं कहीं पर। तो ये सब आपको सुविधा मिलेगी। अन्य अगर कोई बात आपको जाननी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। 9453775039 व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी करके पूछ सकते हैं इस पद के बारे में। अब हम बात करेंगे पूरी तरीके से तैयारी के बारे में। तैयारी के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई ऑनलाइन संस्थान ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए मुझे नहीं लगता कि जेहो स्टडी से अच्छी संस्था आपको कहीं मिलेगी। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी संस्था है ये।
केवल इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ से जो सफलता का दर है विशेषकर आपके आरओ एग्ज़ाम में बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। ये आप लोग चाहे तो पता कर सकते हैं। सचिवालय में, आयोग में बहुत सारे छात्र हमारे यहाँ से गए हैं, हमारे यहाँ से पहुँचे हैं। 2017 में तो रिकॉर्ड ही था। 2016 में कम लोग पहुँचे, इसका कारण रहा कि प्रीलिम्स बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और उसके भी पीछे आपको पता है कि कारण रहा कि बहुत सारे प्रश्न गलत हो गए थे, बहुत सारे प्रश्न डाउटफुल थे, जिनका कि अभी तक जवाब नहीं दिया आयोग ने, कि न तो संशोधित आंसर की दी, लोगों को पता ही नहीं चला। कुछ लोग 119 में भी सिलेक्ट हो गए और कुछ लोग 129 130 करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हुए। तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। अच्छे योग्य लोग प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो वो अलग बात है। लेकिन रिकॉर्ड रहा है, सिलेक्शन बहुत अच्छे हमारे यहाँ से हुए हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, रैंक अच्छी खासी आई है, और चाहे आरओ। तो अगर ऑनलाइन संस्था ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी कोई टेंशन ही नहीं, न तो कोई बुक लेनी है, न तो कुछ आपको लेना है। सिर्फ एक लूसेंट बुक, मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों को क्योंकि ऑफलाइन कुछ ना कुछ तो आप पढ़ोगे ही, तो फैक्ट आप पढ़ोगे, क्रमवार तरीके से पढ़ोगे, इसलिए लूसेंट इंग्लिश हिंदी जो भी आप लेना चाहो वो ज़रूर ले लो, पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी, ताकि बहुत तेज़ी से आप चीज़ों को दोहरा सकें और डेली दोहरा सकें। एक सेगमेंट तो एटलीस्ट डेली ख़त्म होगा, इससे कॉन्फिडेंस भी आपका होगा। जैसे आज आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने आज ये सेगमेंट ख़त्म कर दिया। तो 7-8 दिन में आप पूरा लूसेंट इस तरह से समाप्त करने लगोगे, तो रिवाइज़ कितनी बार हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, मोटिवेशन भी बना रहेगा। क्योंकि अक्सर आपको ऐसा लगता है बहुत बोझिल है कि कैसे पढ़ा जाएगा, तो ये बोझ ख़त्म करता है आपका, कम करता है सॉरी। बाकी सारी चीज़ें जो हम आपको पीडीएफ देंगे, जो वीडियोस देंगे, पर्याप्त रहेंगी। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जितना होगा उतने में आप आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे। यहाँ पे मैं ये भी चर्चा करूँगा कि आपको कितने प्रश्न करके आने हैं, कम से कम, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो आप पूरा कर लो, कम से कम कितना करके आना है ये मैं आपको यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो पेड कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं टेलीग्राम पे, पीडीएफ वीडियोस, टेस्ट, अभी टेस्ट चल रहा है आरओ में, ठीक है, अभी डेली टेस्ट चल रहा है, फिर वीकली टेस्ट चलेगा। पर्याप्त समय है तो पर्याप्त तरीके से तैयारी भी होगी, लेकिन जो पीडीएफ और वीडियोस दिए हैं बार बार उसी को देखिए, कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं। कुछ और देखना हो तो लूसेंट मैंने कहा वो देखिए, या फिर सॉल्व करिए पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं किसी भी कोर्स के बारे में, प्रीलिम्स मेंस हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, या फिर वैकल्पिक विषय की क्लासेस हो। अब हम आएंगे आपके विषयों पर, बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे यहाँ पर। ये आपका पहला पेपर होता है प्रीलिम्स में, इसमें इंटरव्यू है नहीं, केवल 2 चरण हैं। एआरओ में तीसरा चरण टाइपिंग है ना, जो लोग एआरओ वाले हैं उसके बारे में भी अभी हम विशेष चर्चा आप लोगों को करेंगे ज़रूर। टाइपिंग वाले ज़रूर हम अंत तक ये वीडियो देखेंगे। सामान्य अध्ययन और एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, पहला पेपर 140 प्रश्न होते हैं, 140 नंबर का होता है, और दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है वो होता है सामान्य हिंदी का, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और 60 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के। सबसे पहले मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये 60 जो नंबर हैं, ये 60 अंक लाने बहुत आसान है, बहुत आसान है। और अभी जो समय है, इस समय में अगर आप अभी से लग जाते हो तो विश्वास मानिए, आप अगर इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप 60 में 60 अंक पा सकते हो। हिंदी की विशेष कक्षाएं अगले सोमवार से मैं प्रारंभ करूंगा पेड ग्रुप्स पे, निश्चित रूप से इस चैनल पे भी आएंगी, आप लोग चैनल पे भी देख सकते हैं। वो विशेष कक्षाएं होंगी जो लास्ट अर्थात अपने आपकी परीक्षा तक चलेंगी। अगर वो आप डेली देखते हैं तो कुछ और आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट बना दूंगा हिंदी का प्रीलिम्स के लिए, उसके बाद मुख्य परीक्षा जब आएगी, मुख्य परीक्षा, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कम चीज़ें पढ़नी है, बार बार पढ़नी है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, आरओ में कम चीज़ें पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, जितनी बार हो सके रिवाइज करनी है। तो ये 200 अंकों का कुल होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान देना होता है। दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए सेफ स्कोर क्या होगा पहले ही बता देना चाहता हूँ।
कि सेफ स्कोर 140 में आपका कम से कम 90 सही होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटाकर, और हिंदी में आपका कम से कम 50 सही होना चाहिए। अर्थात दोनों पेपर मिलाकर आपके 140 अंक होने ही होने चाहिए, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। इससे कम अगर होगा तो फिर भगवान भरोसे होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन 140 अंक आपके होने ही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, मिनिमम 140 आपके होने ही होने चाहिए। और ये आसान इसलिए हो जाते हैं कि अगर आप 60 में 60 अंक ले आ देते हो हिंदी में तो यहाँ पर स्कोर करना 80 बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। 80 में 15-20 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के आ जाएंगे, और अगर करंट अफेयर्स के 20 में 15 सही हो जाते हैं तो आपके लिए और चुनौती आसान हो जाती है। बहुत सारे रिपीटेड भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे जो हमने प्रश्न के डिज़ाइन किए हैं, जो हम डेली टेस्ट आपसे ले रहे हैं, आप देखेंगे, पेपर उठाकर देखेंगे तो वहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसी को कहते हैं टेक्निकलिटी। जब आप टेक्निकलिटी समझने लगेंगे, जैसे पेपर कोई भी संस्था है बनाने लगती है, कुछ भी आपको पेपर उठा कर दे देते हैं, उससे कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन पेपर ऐसा होना चाहिए, टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ अगर आप एक प्रश्न पढ़ रहे हो तो उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी सवाल आएँ वहाँ से आपके हल हो जाएं, एक्सप्लेनेशन से हल हो जाएं। तो ये लक्ष्य होता है हमारा कि एक पेपर से आपका एक 150 प्रश्न, 140 प्रश्न नहीं बल्कि 500 प्रश्न वहाँ से आपके सॉल्व हो जाएं। यही होती है टेक्निकलिटी। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, अगर ऑफलाइन कहीं उपलब्ध है, आपको कोचिंग उपलब्ध है तो आप कर सकते हैं। ऑफलाइन का महत्व तो हमेशा ऑनलाइन से ऊपर ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। ऑफलाइन में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर से। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकती हैं ऑफलाइन में, क्योंकि फ़ीस काफ़ी महंगी होती है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में वही सारी सेम चीज़ें आपको मिल जाती हैं बहुत नॉमिनल फ़ी में, है ना। उसका कारण भी रहता है, ऑफलाइन में टीचर रोज़ आकर मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो एकोमोडेशन होते हैं उसके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसको, इसलिए फ़ी भी उसी तरीके से रहती है। लेकिन ऑनलाइन में सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं नेट के माध्यम से, इसलिए एकोमोडेशन की ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं रहती है। और आपको एक फ़ायदा जो ऑफ़लाइन की तुलना में ऑनलाइन में मिलता है वो ये कि बार बार आप वीडियोस देख सकते हैं। ऑफ़लाइन में क्या है, क्लास छूट गई, देर हो गए तो वो चीज़ जो पढ़ाई गई छूट जाएगी, लेकिन ऑनलाइन में आप बार बार प्ले करके रिवाइज़ कर सकते हैं वीडियोस को भी। तो ये एक फ़ायदा रहता है। तो कहीं ऑफ़लाइन बेटर है तो कहीं ऑनलाइन बेटर है। दोनों की तुलना अगर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है, आपके पैसे भी बचाता है, समय भी बचाता है। लेकिन इसके लिए आपको आत्मनियंत्रण वाला होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर आत्मनियंत्रण है, आप बैठ सकते हो, जैसे क्लास में गए ऑफलाइन में तो आपको बैठना ही पड़ेगा, उठ नहीं सकते, या तो शर्म से बैठे रहेंगे या डर से बैठे रहेंगे, जो भी है बैठे रहेंगे। ऑनलाइन में क्या है कि अब ऑनलाइन का तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि अभी वीडियो देख रहे हैं, ऊब गए, कुछ और खोल लिया तो उसी में लगे रह गए। तो आत्मनियंत्रण नहीं है तो फिर ऑनलाइन आपके लिए नहीं। यही एक बड़ी चीज़ है जो ऑफलाइन को ऑनलाइन से बेटर बनाती है। अगर आपके अंदर समर्पण है, जुनून है, तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। ये नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। अगर आप घर पे रहकर स्वाध्याय करना चाहते हैं तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। सबसे अच्छा तरीका यही है, सामान्य विज्ञान आप लोग लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट से सामान्य विज्ञान पढ़ लीजिएगा, बाकी जितने भी सेगमेंट हैं सबका दृष्टि IAS वालों का किताब बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने। ये किताबें क्विक बुक के नाम से आती हैं, ठीक है, क्विक बुक के नाम से आती हैं। ये बुक्स आप लोग ले लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपका बहुत आसानी से निकलवा देंगी। इसके अलावा टेस्ट अवश्य सॉल्व करें। इस पुराने वर्षों के पेपर ले लीजिए, UPPCS के भी प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करिए, उससे भी मदद मिलेगी। देखिएगा एक्सप्लेनेशन जिसमें हो वही लीजिएगा, चाहे वो घटना चक्र का आता है ले लीजिए,
पूर्वावलोकन, या उससे बेटर रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिया रहता है उसमें, तो उससे बेटर रहेगा आप शिल्पी वाला ले लीजिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा और पर्याप्त वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ध्यान दीजिएगा कोई गलत चीज़ आप न पढ़ लें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियोस तो कम से कम जो डेली आती हैं हमारे यहाँ वो देखते रहें। करंट अफेयर्स के लिए मासिक पत्रिका मैं अवेलेबल करा ही रहा हूँ आप लोगों को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप के, वहाँ पर PDF सब पड़ी हैं। मई महीने का भी 1-2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो उतना पर्याप्त है। रामायण वीडियो करंट अफेयर्स का आएगा ARO एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, वो आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से बाहर कुछ आएगा नहीं, 15-20 प्रश्न आएंगे, उसमें से 2-3 प्रश्न की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न वहाँ से रामायण वीडियो से आपको आ जाएंगे। 2-2.5 घंटे की वीडियो रहेगी, सारे सवालों का जवाब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, PDF भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। जनसंख्या के लिए, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण के लिए आप परीक्षावाणी की ले लीजिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश विशेष के लिए भी परीक्षावाणी की बुक ले लीजिएगा, बाकी दृष्टि ले लीजिएगा, है ना, इतना पर्याप्त रहेगा। ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण से बार बार जो प्रश्न आते हैं ये गलत न होने पाएँ, क्योंकि ये फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। जनसंख्या से जो फिक्स प्रश्न है वहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कुछ नया नहीं आता है, ठीक है। नगरीकरण पर्यावरण से जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको टेस्ट में उपलब्ध करा दूंगा। अगर जिसके पास ऑफलाइन उपलब्ध ना हो पाए मुझसे संपर्क कर लेगा, मैं आपको दे दूंगा PDF, देख लीजिएगा। टेस्ट है पूरा, उतना सॉल्व कर लेंगे, आपका पूरा उसमें से आ जाएगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ना है, विश्व परिप्रेक्ष्य में आएगा नहीं। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी आपका करंट अफेयर्स में आ जाएगा। कुछ प्रश्न रीजनिंग के भी रहते हैं, तो रीजनिंग बहुत सरल आती है, जो भी आती है आप लोग डरिए नहीं, उसको भी सॉल्व करिए। खासकर जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उतना ही सॉल्व कर लेंगे, उनके फार्मूले आप देख लेंगे और फार्मूलों पर अप्लाई करना अगर आ जाएगा आपको, तो ईज़िली आप ये भी प्रश्न 10 प्रश्न कम से कम आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर 10 में से 5-6 अगर आप कर लेते हैं, तो जिनको नहीं आता उनकी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस से अगर कर लेते हैं तो आपको गेन ही होगा, नुकसान नहीं होगा। काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये। तो दृष्टि IAS की बुक आती है, क्विक बुक है, वो आप लोग ले लें, उसको पढ़ लें प्रीलिम्स के लिए। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, तो वो बुक्स अवश्य पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज़ करें। वही ऑफलाइन मैगज़ीन कोई लेना चाहते हैं तो आपके लिए RO के लिए सबसे बढ़िया मैगज़ीन, आप चूँकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपको पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा गहन विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ RO का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप क्रॉनिकल ले लीजिए। क्रॉनिकल की 2 मैगज़ीन्स आती हैं, एक पतली आती है, एक मोटी वाली आती है। पतली वाली पर्याप्त रहेगी। जो लोग PCS भी दे रहे हैं, UPSC भी दे रहे हैं और RO भी दे रहे हैं, उनके लिए क्रॉनिकल की जो मोटी वाली आती है मंथली, वो ले लीजिए, तो वो पर्याप्त रहेगी। बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं उसमें, आपके निबंध में भी काफ़ी काम आएंगे, मेंस जो उत्तर लेखन होता है उसमें भी काफ़ी काम आएंगे, PCS में भी और RO में भी काम आएंगे। तो एक से ही सब सध जाएगा। यहाँ पर UP PCS विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विशेषतः UP PCS की बात करनी होगी तो अन्य भी मैगजीन्स हैं, इससे अच्छी मैगजीन हैं जिनकी बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर एक से ही सभी परीक्षाएं सध जाएंगी। क्रॉनिकल से ही आपका ये सब सध जाएगा, RO भी, PCS भी और UPSC भी, इसलिए मैं आपको क्रॉनिकल लेने के लिए कह रहा हूँ। हिंदी की बुक के लिए हिंदी के जो पिछले वर्षों के पेपर रहे हैं सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा घटना चक्र की आती है हिंदी, RO विशेष, वो ले लीजिए। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उसको बार बार दोहराइए, बार बार रिवीजन करिए जितना हो सके, चूँकि विलोम शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये रटने के विषय हैं। बाकी विशेषण विशेष ये समझने की चीज़ है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि ये भी समझने की चीज़ है, काफ़ी चीज़ें समझ कर ही आप कर सकते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट आपके लिए वीडियोस उपलब्ध रहेंगे हमारे चैनल पे, वो आप लोग देख लीजिएगा।
बाकी हमारे जो छात्र हैं उनको तो हम सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे ही। तो प्रीलिम्स में आपको ये करना है। फिर मुख्य परीक्षा में आ जाइए। मुख्य परीक्षा में विभिन्न जो पेपर्स होते हैं उन पर हम एक सूक्ष्म अवलोकन करेंगे, सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे। मुख्य परीक्षा में भी 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं आपके। एक होता है सामान्य अध्ययन का, ये 120 अंकों का होता है, 120 प्रश्न रहते हैं इसमें। कोशिश करिएगा यहाँ पर भी आप 120 में 90 प्लस एनी हाउ रहिएगा, 1/3 माइनस मार्किंग इसमें भी रहेगी, लेकिन 90 प्लस अगर रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। कंपटीशन रहता है आरओ के एग्ज़ाम में आपके लिए, ठीक है। तो बाकी एआरओ वाले बच जाएंगे, उनका जो है मेरिट लो जाती है, उनको जो कुछ करना है टाइपिंग में ही करना है और योग्यता उनके पास होनी चाहिए। लेकिन आरओ अगर बनना है तो आपको 90 प्लस करना ही करना है मिनिमम, ये आप मान के चलिए। और इतने तो आप चूँकि प्रीलिम्स निकाल रहे हैं तो इतना आपके अंदर योग्यता रहती है कि आप इजीली अगर मेहनत कर रहे हैं तो 90 प्लस आसानी से प्राप्त कर पाएँ। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जो सेम वैसा ही रहता है लेकिन और आसान रहता है। इसलिए आसान रहता है क्योंकि यहाँ पे आपके 5 ही सेगमेंट रहते हैं। एक जो पर्यायवाची वाला सेगमेंट होता है वो यहाँ पे नहीं होता है और वहाँ पे 60 प्रश्न आप को करने होते हैं। यहाँ पे केवल 30 प्रश्न होते हैं। यहाँ पे केवल 30 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक का 5-5 प्रश्न रहता है, ठीक है। और प्रत्येक का 6-6 प्रश्न रहता है। तो विलोम हुआ, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेषण और विशेष शब्द, ये सभी जो है 6-6 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से और 2-2 अंकों का एक प्रश्न रहेगा। तो एक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा, 30 प्रश्न कुल रहेंगे 60 अंकों के। तो ये 2 पेपर होंगे वस्तुनिष्ठ। तो जैसे प्रीलिम्स में आप तैयारी करेंगे वैसे ही मेंस की तैयारी आपको हिंदी की करनी है। और इसके लिए भी आता है वही जो मैंने आपको बताया, मुख्य परीक्षा के लिए भी जो ये सेगमेंट है इसके लिए भी घटना चक्र की बुक आती है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये ले लीजिए। हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे उनको वीडियो में ही सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, एक एक बात है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि घटना चक्र में काफ़ी गलतियाँ हैं, विशेषकर पत्र लेखन में। तो पत्र लेखन की विशेष क्लासेस आपको लेनी आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। तमाम क्लासेस यूट्यूब पे मौजूद हैं, मेरी भी क्लासेस आएंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। जो बहुत आसान शब्दों में किस तरह से लिखना है, शासकीय शब्दों का किस तरह से प्रयोग करना है, पत्र लेखन में ये सब बातें जाननी बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। आपको लगेगा हम सब करके आएंगे लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। तो किस तरह से करना है वो हम आपको बताएंगे। पत्राचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे नंबर गेन करना बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं, एक बार अगर प्रारूप आपको पता चल गया किस तरह से लिखना है, सही प्रारूप जिस पे आपको नंबर मिलेंगे, तमाम तरह के प्रारूप तमाम किताबों में दिए हुए हैं, गलतियाँ बहुत हो जाती हैं, इसीलिए कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है। तो वो सब नहीं क्रिएट होनी है, उनको हम जो भी आप गलतियाँ करेंगे उसको सुधार करवाएंगे ही। वो मुख्य परीक्षा की बात होगी। गद्यांश का शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या करने का क्या तरीका होना चाहिए। कई बार लोग बिना पढ़े चले जाते हैं, लिख देते हैं, सोचते हैं सब कर लेंगे, नंबर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि तरीका आपको नहीं पता होता है। तो इसका भी तरीका है। सारणी रूप में किस तरह से लिखना है, अगर टफ से टफ पूछ दिया जाए तो किस तरह से सारणी रूप में उसका आप लिखेंगे, ठीक है। सरकारी पत्र को वो आपको देखना है। बाकी पारिभाषिक शब्दावली ये रटने हैं आपको, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनको भी आपको तैयार करना है। एक वीडियो पर्याप्त रहेगा, मैं दे दूँगा इन सब के लिए, उतना आप पढ़कर चले जाएंगे, उसी में से सब प्रश्न आपके आ जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान थोड़ा सा इस बार यहाँ पर चौंकाया था, थोड़ा टफ पूछ लिया था पेपर, तो उसी तरीके से आप लोग तैयार करके जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान को थोड़ा स्तरीय तरीके से तैयार करेंगे ताकि ये 10 अंकों में आपके कोई यहाँ भी आपको अंक मिल पाएँ अच्छे, ठीक है। काफ़ी बच्चे इस बार गलत करके चले आए या छोड़ कर चले आए थे 10 अंक। तो एक एक अंक बहुत मायने रखता है परीक्षा में, इसलिए आपको प्रत्येक सेगमेंट पे ध्यान देना है। सिलेबस कम है, तैयारी सीमित तरीके से करनी है, बार बार रिवीजन कर सकें इस तरीके से करनी है। इसके अलावा एक प्रश्न और, एक पेपर और होता है आपका हिंदी निबंध का 120 अंकों का। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, तीनों में 3-3 भाग होते हैं। इनमें से एक एक भाग पर आपको निबंध होता है, लिखना होता है। कुल 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। शब्द सीमा 600 रहती है, 600 शब्द लिखने होते हैं।
तो निबंध अक्सर आप देखते हैं कि जो मैं निबंध आप लोगों को बताता हूँ परीक्षा में वही निबंध आ जाते हैं। निबंध लेखन के लिए आप चाहे पीसीएस में लिख रहे हो, यूपीएससी में लिख रहे हो, या फिर इस परीक्षा में लिख रही हो, कहीं भी आप निबंध लिख रहे हो, आपके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है कि आप एडिटोरियल रोज़ पढ़ें। एडिटोरियल इसलिए पढ़ें क्योंकि वही आपकी मौलिकता विकसित करेगा, आपके अंदर मौलिकता ले आएगा। निबंध रट के नहीं लिखा जा सकता है। निबंध आप विषयों की अगर गहरी समझ है तो बहुत आसानी से लिख देंगे। इसके लिए आवश्यक है डेली एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको ये पता रहेगा किस तरह से भूमिका किसी चीज़ की लिखी जाती है, कहाँ पे कौन पंक्तियाँ यूज करनी है, किस विषय का क्या पक्ष रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, ये सब आपको पता चलेगा। तो एडिटोरियल को डेली समय दें, वो न सिर्फ आपके ज्ञान का विकास करेगा, कहीं आप बातचीत करेंगे तो भी लगेगा कि हाँ कोई बात कर रहा है ना, तो ये भी विकसित होगा, आपकी बातचीत करने की कला विकसित होगी, ज्ञान विकसित होगा, समझ विकसित होगी। और जब भी कुछ भी लिखेंगे, निबंध लिखेंगे या प्रश्न का उत्तर लिखेंगे किसी, तो एक उत्तम दर्जे का या सर्वोत्तम दर्जे का आप लिख पाएंगे। इसलिए एडिटोरियल कोई भी अखबार ले रहे हैं, न्यूज़पेपर ले रहे हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग पढ़ें। फालतू के जो वीडियोज़ हैं 50-50 घंटे के, उसमें समय व्यतीत न करें। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन रहेगा, ठीक है। या अगर आपके पास समय है तो कर सकते हैं, क्षमता है तो कर सकते हैं। आप लोगों को फिर भी मैं बचने की सलाह देता हूँ, शॉर्टकट नहीं अपनाने के लिए कहता हूँ, लेकिन जो एक्यूरेट चीज़ है वो आपको अपनाने के लिए कहता हूँ, जिसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा लंबा हो गया, काफ़ी चीज़ें जो भी विचार में मेरे मन में आया वो मैंने बताने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ बातें छूट गई हों, अगर छूट गई हैं तो उनको हम किसी और वीडियो में ज़रूर समाहित करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।